नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए यार, एक चीज के लिए माफी चाहते हैं कि कल जो है सेट नंबर 13 के डिस्कशन का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। और इसका रीजन ये था यार कि ये लैपटॉप जो है ये चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया था। तो जिसके यहाँ से लैपटॉप लिए थे उसको जब कॉल किए तो वो बोला कि ठीक है सर, आज मिस्त्री आपके यहाँ चला जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देगा। तो कल तो मिस्त्री आ नहीं पाया, तो आज आया है और आने के बाद वो सही किया। उसके बाद फिर अब जो है ये सही से वर्क कर रहा है। तो एक दिन लेट हो गया यार, इसके लिए माफी चाहते हैं। और एक बच्चा बोल रहे थे कि सर जो वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं करते तो कम से कम सेट जो है उसको टेलीग्राम पे रेगुलर डाल दिया करिए। तो मेरे भाई, वीडियो भी रेगुलर अपलोड होता है। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं चैनल को, तो जिस दिन से ये सेट स्टार्ट हुआ है उस दिन से रेगुलर ही वीडियो अपलोड करते हैं। बस सैटरडे और संडे 2 दिन वीडियो नहीं आता, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो सेट होगा वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही चलेगा। 2 दिन हमने रखा था कि उसको टॉपिक वाइज जो होता है रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यार क्लास भी ओपन हो गया है तो टाइम जो है ना थोड़ा कम मिल पाता है। तो इसके लिए सैटरडे संडे टॉपिक वाइज कर रहे थे हम लोग क्लास, और उसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक तो सेट का वीडियो रेगुलर अपलोड ही कर दे रहे थे। तो एक दिन लेट हुआ यार, इसके लिए माफी चाहते हैं। और यार, जो लोग भी चैनल पे नए हैं जिनको अभी तक पीडीएफ नहीं मिल पाता, तो वो टेलीग्राम चैनल पे जाके मैथ्स बाय डीके शर्मा सर्च करिएगा और आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीछे का भी सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके ना? तो चलिए यार, और यार ज्यादा जितने लोग होंगे आप लोगों के जान पहचान के, उन लोगों को भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सेट उठ यहाँ पे चल रहा है यार। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा तपन और रवि एवं त्रिशा 3 लोग हैं। कहा एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था। कहा तपन के पास जो है 1/4 भाग केक था। त्रिशा के पास 2/3 भाग केक था। और बचा हुआ शेष केक जो है वो रवि के पास था। तो आपसे पूछा सवाल कि रवि के पास केक का कितना भाग था। तो मेरे भाई, तपन के पास इतना था, त्रिशा के पास इतना था, तो दोनों को मिलाकर कितना भाग केक हो गया? तो 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 तिया 3 चौक 4 दूना 8। तो 8 3 11/12 भाग तो तपन और त्रिशा को मिलाकर मिला। 11/12 भाग जो है ये तपन और त्रिशा को मिलाकर मिला। तो शेष बचा कितना? 1/12 भाग, जो कि किसको मिला होगा? रवि को। तो ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान सा ही सवाल था। देखें यार, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी वैल्यू जो है ना फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे कहा कि तपन के पास 1/4 भाग केक है और त्रिशा के पास 2/3 भाग केक है। तो जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका एलसीएम आप ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम कितना? 12। यानी कि टोटल 12 केक हैं। टोटल 12 केक हैं जिसमें 1/4 भाग तपन को मिला। तो 12 का 1/4 कितना? 3 केक तपन को मिला। कहा 2/3 भाग त्रिशा को, तो 12 का 2/3, 3 चौक 12, 4 दूना 8 केक त्रिशा को मिला। तो यार 12 में से 3 और 8 11 केक, तो ये दोनों लेकर चले गए। तो बच गया कितना केक? 1 केक। आपसे यही सवाल बोला कि बताइए रवि को कितना भाग केक मिला। तो रवि को 1 केक मिला। टोटल कितना में से? 12 में से, यानी 1/12 भाग। ऑप्शन बी। तो आप चाहें तो ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, कहा 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर का संख्या निकालना है। तो यार जैसे मैं बोलूं 2 गुना 2, तो एक प्राइम नंबर है, आप सबको पता ही होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 गुना 2 टोटल कितने अभाज्य फैक्टर हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 फैक्टर हैं। हम बोले 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितने अभाज्य गुणनखंड है बताइए? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लोग संख्या काउंट करते हैं कि जैसे आपसे बोले कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 3 कै ठो है? 3 ठो।
5 कैठो है 3 ठो, तो 3 और 3 टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 6 ठो, यही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ का 8 के पावर 10, तो यार 8 होता है कितना, 8 होता है 2 का क्यू, 8 कितना 2 का क्यू, और पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना यार, तो 8 2 का क्यू होता है, तो 2 के पावर 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। 9 होता है मेरे भाई 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 2 सते 14 गुना 7, तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब आप बताइए यार 2 है टोटल कैठो 30 ठो है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे कितना है 30 ठो प्राइम नंबर यहाँ पे है। 3 14 ठो है, 3 के पावर 14 यानी 3 14 ठो है, तो प्राइम नंबर है 14। और यहाँ कितने 7 है 8, 7 के पावर 8 यानी 7 है कैठो 8 ठो, तो प्राइम नंबर 8। अब टोटल कितने प्राइम फैक्टर हो गए, तो 30 14 44, 44 और 8 है 52, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। चलिए, और इस सवाल में थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये जो है ना यार ये गुना नहीं है, ये यहाँ पे है x, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये x है यार। एक नंबर आपको दिया है 9 8 7, x 5 और 4 का ये नंबर जो है 6 से पूरा पूरा विभाजित है, तो x के स्थान पे निम्नलिखित में से कौन सा अंक होगा। देखिए यार ये नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड है, अगर ये नंबर 6 से डिवाइड है इसका मतलब 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर 6 से एग्जैक्ट डिवाइड है यानी 6 के फैक्टर यानी कि 2 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है कि सर 2 से डिवाइड होने का नियम होता है कि किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट जो है अगर इवन है, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 2 से कट रहा है इसका मतलब है कि वो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ये पूरा नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, पर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये चेक करना पड़ेगा। तो यार 3 से डिवाइड होने का रूल आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, सभी डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा है मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 3 से कटेगा। तो यार सभी डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो यार x के जगह पर अगर 2 लेते हैं, x के जगह पर 2 लीजिएगा तो डिजिट का सम कितना आएगा देख लीजिए, 9 8 17 7 24 2 26 26 5 31 4 35, 35 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी x के जगह पे 2 नहीं हो सकता। अब अगर x के जगह पे 5 लीजिएगा तो 9 8 17 7 24 5 29 5 34 4 38, 38 भी 3 से नहीं कट रहा यानी 5 भी नहीं होगा। अगर x के जगह पे 3 लीजिएगा तो 9 8 17 7 24 3 27 5 32 32 4 36, 36 क्या 3 से कट रहा है, यस कट रहा है, यानी कि x के जगह पर अगर 3 लीजिएगा तो ये कंप्लीट नंबर जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 2 से तो कट ही रहा है, पर ये x के जगह अगर 3 लेते हैं तो ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी कटेगा। क्लियर है, तो x के जगह पे 3 होगा। चलिए आगे, ये पावर वाला व्यंजक का सीरीज दिया है 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, सेकेंड टर्म है 5 गुना 3 गुना 2 के पावर 2, और थर्ड जो ग्रुप है ये 5 के पावर 2 3 और 2 के पावर 2 है का, इसका HCF निकालिए। तो यार पावर वाले व्यंजक का जब HCF आप निकाल रहे होंगे ना, तो पावर वाले व्यंजक का जब भी HCF निकालिएगा तो होता है कॉमन बेस, इसमें होगा क्या कॉमन बेस, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, ध्यान रखिएगा कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर। जब भी पावर वाले व्यंजक का HCF निकालना हो तो कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, और अगर LCM निकालना हो तो LCM होगा ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर, ओके ना। तो जैसे बोला इन तीनों ग्रुपों का HCF क्या होगा, HCF निकालने को बोला तो HCF होगा कॉमन बेस, कॉमन कहने का मतलब जो नंबर तीनों ग्रुप में मौजूद है, कॉमन यानी जो हर जगह हो, और पावर कैसा मिनिमम। तो मेरे भाई 2 क्या हर जगह है, तो आप बोलेंगे यस सर तीनों ग्रुप में है तो 2।
अब देखें 3 क्या हर ग्रुप में है यार, 3 भी हर ग्रुप में है, यानी कि 3। 5 हर जगह है क्या, यस 5 भी हर जगह है, तो 5। अब पावर लिखना है, पावर कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो 2 के पावर मिनिमम कितना, तो 2 के पावर मिनिमम 1 है, तो 2। 3 के पावर मिनिमम कितना, 1, तो 3। 5 के पावर मिनिमम कितना, 1, तो 5। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, HCF हो गया कितना, 30। अगर इसी सवाल में आपसे बोल देता कि बताइए इन तीनों ग्रुपों का LCM क्या होगा, तो LCM होगा ऑल बेस, ऑल बेस जितना बेस है सबको लिखिए, 2, 3, 5। बस ध्यान रखिएगा कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 ले ही लिए, तीनों ग्रुप में 2 है, 2 ले लिए, 3 भी ले लिए, 5 भी ले लिए। अब HCF बोला तो HCF के केस में मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर मैक्सिमम कितना, 2, 2, 2 है। 3 के पावर मैक्सिमम कितना, 2, और 5 के पावर मैक्सिमम कितना, 2। तो ये हो जाएगा इसका LCM। तो ध्यान रखिएगा पावर वाले व्यंजक का जब भी LCM या HCF निकालने को बोले तो LCM में होता है ऑल बेस एंड मिनिमम पावर, HCF में कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, और LCM में ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। क्लियर है बात। चलिए देखिए, का एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 है जो कि 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। देखिए यार, का एक मोबाइल को आपने 7500 रुपए में बेचा है तो 50% लाभ हो गया, 7500 में बेचे तो 50% लाभ हो गया, अर्थात मोबाइल का क्रय मूल्य होगा कितना, का 7500 में बेचे 50% लाभ हो गया, यानी कि क्रय मूल्य होगा कितना, तो 100/150 से गुना करिएगा, तो 10 से 10, 15 पचे 75, 50 बार में, यानी कि 5000 रुपया मोबाइल का क्रय मूल्य है, 5000 रुपया। दुकानदार के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य 5000 रुपया, उसने 50% लाभ कमाकर 7500 में बेच रहा था। एक बार फिर से सुनिएगा गौर से, का दुकानदार जो है वो 5000 रुपए में मोबाइल खरीदा है और ग्राहक को 7500 रुपए में बेचा, तो उसको 50% लाभ हो गया। अब आगे सवाल में कहा एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। पहले 50% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन कोई ग्राहक ऐसा आ गया जिसने बोला भैया थोड़ा और डिस्काउंट दे दीजिए ना, 50% से और थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे दीजिए। पर 50% लाभ पर पहले बेच रहा था, कुछ डिस्काउंट की बात वो कर रहा होगा कि इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, पर उसने ग्राहक ने बोला सर थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दीजिए। पर सेल्समैन को मालिक ने ये हिदायत किया था, ये सख्त हिदायत दी थी कि भैया 35% से कम लाभ पर सेट नहीं बेचना है। तो सवाल कर रहा है कि सेल्समैन जो है ग्राहक को मोबाइल कितने में बेचेगा। तो यार देखिए 5000 रुपया तो सेल्समैन के लिए बोलिए या दुकानदार के लिए, दुकानदार क्या ही सेल्समैन है, तो 5000 रुपया क्रय मूल्य का 35% लाभ पर मोबाइल को बेचना है। 35% लाभ यानी 135/100 में मोबाइल को बेचना है। तो अब कितना में मोबाइल बेच रहा है, तो 0, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 1 6, 6750 रुपया में मोबाइल बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 9 केजी गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। देखिए यार कहा कुछ आटा है और कुछ शक्कर है, का गूथे हुए शक्कर शुगर और A फॉर आटा का रेशियो 2:7 है। अब आगे कहा इसमें जो है जॉन और कितना शक्कर मिला दे ताकि अब जो है मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाए। तो यार आप बताइए का इस मिश्रण में कितना शक्कर और मिला दे। अगर शक्कर मिलाइएगा तो आटा के क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना यार। अगर आप शक्कर मिला रहे हैं तो शक्कर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन आटा के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आटा का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो आटे का क्वांटिटी अगर सेम करिएगा तो 5 से ऊपर में गुना करिएगा, 5 दूना 10, 5 सते 35, 7 से नीचे गुना करिएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35। हमने किया क्या, अब ये पुराना वाला रेशियो से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो अनअरेंज था। का कितना शक्कर मिला है, शक्कर मिलाने को बोला तो आटे का क्वांटिटी हम लोग सेम कर लिए। अब देखें यार प्रारंभ में जो मिक्सचर था उसमें शुगर था 10 यूनिट, आटा था 35 यूनिट, तो टोटल मिक्सचर
45 यूनिट पर था कै केजी 9 केजी, 45 यूनिट 9 केजी तो 1 यूनिट 9/45 यानी 1/5 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू पता कर गए। सवाल बोला कितना शक्कर मिलाया गया, तो पहले शक्कर था 10 यूनिट, अब 14 यूनिट है, कितना बढ़ गया 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/5, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 4/5 केजी। केजी को ग्राम में लाइएगा तो 1000 से गुना, चूंकि आंसर ग्राम में भी दिया है, तो 5 दूना 10, 200, 4 दूना 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सर्ट्स एंड डिसेज का है। 243 के पावर है n/5 गुना 3 के पावर 2n + 1, अब पूरे के बट्टा में है भाई मेरे 9 के पावर n गुना 3 के पावर n-1। अब इसको रेशनलाइज कर लेना है यार। आप सभी को पता है कि 343 जो है ये होता है 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 और कंप्लीट टू दी पावर n/5 है, तो पावर गुना, तो 5 से गुना करिएगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या 3 के पावर n गुना ये है 3 के पावर 2n + 1। यहाँ तक क्लियर है। अब बट्टा में 9 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 के पावर 2 गुना n कितना 2n गुना 3 के पावर n-1। अब यार ऊपर देखें, बेस समान है, बीच में गुना का साइन पावर जुटेगा, तो n और 2n कितना 3n + 1 बट्टा में बेस समान, बीच में गुना का साइन पावर जुटेगा, तो 3 के पावर 2n + n 3n - 1। अब यार देखें ये बेस समान है, बीच में डिवाइड का साइन है, बेस समान है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, पावर क्या होगा घटेगा, तो पावर को घटा दीजिएगा, तो 3 के पावर 3n + 1 - 3n + 1, 3n से 3n कैंसिल, 3 के पावर 2 यानी कितना 9। ऑप्शन नंबर बी। देखिए b के पावर 3, x के पावर 2, a के पावर 4 और z के पावर 3 गुना b के पावर 4, x के पावर 3, a के पावर 3 और z के पावर 2। ये 2 ठो ग्रुप है और पूरे के बट्टा में दे रखा है a के पावर 2, b के पावर 4 और z के पावर 3। तो आप जरा देखें यार, ऊपर वाला को रेशनलाइज करिएगा तो मेरे भाई बेस अगर इन दोनों टर्म को गुना करिएगा तो यहाँ b और यहाँ भी बेस सेम है, बीच में गुना पावर जुटेगा, तो 3 और 4 7, x और यहाँ भी x बेस सेम है, बीच में गुना पावर जुटेगा, तो x के पावर 3 और 2 5। यहाँ a है, यहाँ भी है, बेस सेम है, बीच में गुना पावर जुटेगा, 4 और 3 7। z तो z के पावर 5 और पूरे के बट्टा में a के पावर 2, b के पावर 4 और z के पावर 3। अब यार देखें a स्क्वायर है, नीचे a के पावर 2 यानी 2 ठो a, तो 2 ठो a से 2 ठो कट, सॉरी ये वाला है ना यार, 2 ठो a से 2 ठो a कटेगा, ऊपर में कै ठो बचेगा 5 ठो। ZQ 3 गो z से 3 गो कटेगा, कै गो z बचेगा 2 गो। b के पावर 4, 4 गो b से 4 गो b से 4 ठो कट जाएगा, 7 में से 4 ठो कटा 3 ठो बच गया, यानी फाइनल क्या बचा b के पावर 3, x के पावर 5, a के पावर 5 और z के पावर 2। BQ x5 a5 z स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक पर्यटक प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च करता है जितना उसके पर्यटन के दिनों की संख्या है। का यदि कुल खर्च 361 रुपया है तो ज्ञात करें कि उसका पर्यटन कितने दिनों तक चला। यार का पर डे उतने ही रुपए खर्च करता है जितने उसके पर्यटन के दिनों की संख्या है। मान लेते हैं यार उसका जो पर्यटन का दिन है वो x दिन तक घूमने का डिसाइड किया, टोटल कितने दिन तक x दिन तक। अब आगे उसने कहा कि पर डे उतना ही रुपया खर्च करता है जितने दिन तक उसको जो है घूमना था, पर डे उतने ही रुपए खर्च करता है जितने दिन उसका पर्यटन था।
तो यार मान लेते हैं उसने टोटल x दिन के लिए निकला है घूमने के लिए, टोटल x दिन के लिए निकला और का जितने दिन के लिए निकला है ना पर डे उतना ही रुपया खर्च करता है। मान लीजिए अगर 5 दिन के लिए वो निकला है, 5 दिन का पर्यटन का उसका का जितने पर्यटन के दिनों की संख्या मान लेते हैं यार, जैसे 5 दिन तक उसको घूमना है तो हर डे कितना खर्च करेगा, पर डे जो है उतना ही खर्च करता है जितने उसके पर्यटन के दिनों की संख्या। अगर 5 दिन का उसका टूर है तो एक दिन में 5 रुपया, तो 5 दिन में कितना खर्च कर देगा, 25 रुपया। ये चीज तो समझ ही रहा। तो यार टोटल x दिन के लिए वो टूर पे निकला है, हर डे कितना खर्च करता है, उतना ही जितना की पर्यटन के दिनों की संख्या, यानी पर डे x रुपए खर्च करता है। तो टोटल इतना रुपया खर्च हो जाएगा, पर दिया टोटल खर्च कितना 361, तो x स्क्वायर 361, तो x बराबर बाएं साइड का स्क्वायर हटाइएगा, दाएं साइड वर्गमूल यानी कि 19, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। का बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो है 5:4, यानी बॉयज का संख्या 5 यूनिट, गर्ल्स का संख्या 4 यूनिट, तो टोटल विद्यार्थी का संख्या 9 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना 432। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 9 चौक 36, 9 8 72। तो मेरे भाई बॉयज यानी 5 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट 48, तो 5 यूनिट 5 8 40, 5 चौक 20 4 24। गर्ल्स का संख्या है 4 यूनिट, 1 यूनिट 48, तो 4 यूनिट कितना 4 8 32, 4 चौक 16 3 92, 192। यानी कि स्कूल में बॉयज का संख्या है 240 और गर्ल्स का संख्या है 192। अब आगे इसने सवाल में कहा कि जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है, तो कितनी नई लड़कियां दाखिल हुई है। देखिए यार कहा कि कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हुए हैं जिनमें कहा कि लड़कों का संख्या 12 बढ़ गया, लड़कों का संख्या 12 बढ़ गया। आपसे बोला कि बताइए लड़की के संख्या में कितने का वृद्धि हुआ है। अगर अब जो है ये रेशियो 7:6 हो गया, तो आप बताएं यार 240 लड़के पहले से थे, 12 लड़के और आ गए, तो अब लड़कों का संख्या हो गया कितना 252। अब लड़की का संख्या कितना है ये नहीं पता है, लेकिन का अब जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ये 7:6 हो जाता है। तो यार आप बताइए कि अब जो है स्कूल में कितने लड़के हैं, तो 252 लड़के हैं, लेकिन रेशियो में क्या यूनिट बच्चे हैं 7 यूनिट लड़के हैं, तो 7 यूनिट का वैल्यू 252, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 7 तिरिके 21, 7 छक 42, 1 यूनिट 36, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना 36 छक 216। यानी कि पहले अगर स्कूल में गर्ल्स का संख्या 192 था तो अब जो गर्ल्स का संख्या ये कितना 216 हो गया। तो कितनी लड़कियां बढ़ गई, तो 216 में से 192 गया, कितनी 24 लड़कियां बढ़ गई। यानी कि स्कूल में कितनी लड़कियां शामिल हुई है 24 लड़कियां। चलिए अच्छा सवाल था। का एक कैन में 2 द्रव जो है ए और बी के मिश्रण का अनुपात है 7:5। ए और बी 2 प्रकार के मिश्रण है जिसका रेशियो है 7:5 का। आगे सवाल में कहा कि जब 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाए और बी प्रकार का द्रव डाल दिया जाए तो अब मिश्रण का रेशियो 7:9 हो जाता है। एक बात सुनिएगा यार, कहा 9 लीटर मिक्सचर निकाले, 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा कहा उसमें उतना ही बी प्रकार का द्रव मिला दिए। तो आप जरा सोचना, अगर बी प्रकार का द्रव मिलाए हैं, मिक्सचर में बी प्रकार का द्रव मिलाए हैं, तो मेरे भाई क्या ए प्रकार के द्रव के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा। का 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिए, तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा का इसमें 9 लीटर बी प्रकार का द्रव ही मिला दिए। तो मेरे भाई अगर आपने बी प्रकार के द्रव मिलाए हैं ना, तो ए प्रकार के द्रव के क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग ए प्रकार के द्रव को लेकर सवाल को
को सॉल्व करेंगे। ओके ना यार, देखें मिक्सचर का प्रारंभिक मात्रा नहीं दिया, हमने मान लिया कि मिश्रण का जो प्रारंभिक मात्रा है ये x लीटर है। कितना लीटर है? x लीटर है। अब कहा कि 9 लीटर मिक्सचर निकालिए, टोटल x लीटर मिक्सचर था, 9 लीटर मिक्सचर निकालिए तो ये रिमेनिंग मिक्सचर बचा इतना, और इस रिमेनिंग मिक्सचर में पहले a का मात्रा था कितना? 7, टोटल कितना में? तो अनुपातिक योग बट्टा में 7 5 12 में। अब का 9 लीटर बी प्रकार का द्रव मिला दिए, तो यार शेष मिक्सचर बच रहा था इतना का, इस बचे हुए मिक्सचर में 9 लीटर बी प्रकार का द्रव मिला दिए, तो अब मिक्सचर हो गया इतना, और इस मिक्सचर में ए का मात्रा है कितना? तो अब ए है कितना? 7, टोटल कितना में? तो 16 में। अब यार ये फर्स्ट डाटा से ए प्रकार के मिक्सचर का, ए प्रकार के जो द्रव्य है उसका क्वांटिटी, ये सेकंड डाटा से ए प्रकार के द्रव्य का क्वांटिटी, दोनों ए प्रकार का द्रव्य है, अतः आपस में बराबर। 7 से 7 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x - 36 बराबर के, ये +9 -9 कैंसिल, 3x, 3x इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना? 36 लीटर। ये मिक्सचर का प्रारंभिक मात्रा आ गया 36 लीटर। अब सवाल में कहा कि प्रारंभिक मिक्सचर में द्रव्य A की मात्रा कितना है, तो यार प्रारंभ में मिक्सचर था 36 लीटर, और इस 36 लीटर में A था कितना? 7, टोटल कितना में? तो 12 में, तो 12 तिया 36, 7 तिरिक 21, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा किसी सम चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, सम चतुष्फलक के प्रत्येक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर का, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सम चतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 गुना AQ, √2/12 गुना AQ, तो √2/12 AQ यानी 12 का Q यानी 12 गुना 12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल, बराबर है 44, 144 √2, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिया ax - 4y बराबर -6 का जो ढलान है, स्लोप है, वो -3/2 है, तो a का वैल्यू निकालना है। यार स्लोप निकालने का 3 ही तरीका होता है, स्लोप निकालने का कितने? टोटल 3 ही तरीके से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट अगर गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट अगर गिवन है, तो स्लोप जो होता है, स्लोप को m से हम लोग डिनोट करते हैं, तो स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बट्टा x2 - x1। ये तो पहला तरीका है कि अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, तो स्लोप बराबर होगा y2 - y1 बट्टा x2 - x1। दूसरा तरीका है कि अगर आपको एंगल गिवन है, अगर एंगल गिवन है तो स्लोप बराबर होता है tan थीटा, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कि किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको दे रखा है, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दे रखा है, तो स्लोप जो निकालेंगे वो निकालते हैं y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करके। ओके ना, तो ये 3 चीज आप ध्यान में रखना, जब भी आपसे स्लोप पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से कुछ एक देके आपसे स्लोप पूछेगा। अगर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, स्लोप निकालने को बोले तो y2 - y1 बट्टा x2 - x1। अगर एंगल उसने दे रखा है थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे रखा है, एंगल अगर दे रखा है तो स्लोप निकालेंगे कैसे? tan थीटा m बराबर tan थीटा से। और तीसरा तरीका क्या है कि अगर किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया है, तो स्लोप निकालेंगे कैसे? y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करके। और आपको तो पता ही है m क्या होता है, m स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग जो है इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे यार आपको एक इक्वेशन दे रखा है, जनरल इक्वेशन दे रखा है ax - 4y बराबर -6। अब कहा कि इसका स्लोप अगर -3/2 है तो a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यार ये जनरल लाइन का इक्वेशन दिया है, तो ये इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग किससे? y बराबर mx प्लस c से।
अब देखिए y बराबर निकालना है हम लोग को, तो देखिए -4y बराबर सब उधर जाएगा तो -ax -6 माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो माइनस कॉमन करिएगा तो 4y बराबर क्या बच जाएगा ax + 6, तो y बराबर 4 उधर चला जाएगा तो a/4 x + 6/4। अब यार इसको कंपैरिजन कर लीजिए y बराबर mx + c से, अगर इससे कंपेयर करिएगा तो ये तो c कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x है तो यहाँ भी x है, और यहाँ पे स्लोप कितना है m स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू m का वैल्यू कितना है a/4, यानी कि यार इस जनरल इक्वेशन का जो स्लोप है ये a/4 है, पर इसने सवाल में स्लोप दे रखा है कितना -3/2, तो 2 दूना 4, a बराबर 3 दूना 6 यानी कि -6। तो आपसे a का ही वैल्यू पूछा था, तो a का वैल्यू क्या आ गया -6, ऑप्शन नंबर सी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है, स्लोप निकालने की बात कर रहा है, तो y बराबर mx + c से कंपेयर करेंगे, और अगर एंगल दे रखा है स्लोप निकालने को बोले तो स्लोप बराबर tan थीटा, और अगर किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है और स्लोप बोले तो स्लोप बराबर y2 - y1 x2 - x1 होगा। क्लियर है बात? चलिए देखिए, कहा एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि एक संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाएं तो औसत में 3.6 की वृद्धि हो जाती है, तो दो अंकीय संख्या के अंकों का अंतर निकालना है। देखिए यार सवाल का क्या रहा, इसने बोला कि एक बच्चा जो है उसने टोटल 2 डिजिट वाले 10 नंबर का एवरेज निकालता है। दो अंकीय संख्या यानी कि हर नंबर जो है वो 2-2 डिजिट का है, और कहा उसने 10 नंबर का एवरेज निकाला, पर उसने गलती क्या कर दिया कि एक नंबर को उसके बदले हुए डिजिट के रूप में लिख दिया, जिसके कारण एवरेज जो है 3.6 बढ़ गया। तो आप बताइए यार, थोड़ा सा सोचिएगा कि सर जी 10 दो अंकीय संख्या का एवरेज निकाल रहा है, जिसमें उसने एक अंक में गलती किया, एक संख्या में गलती क्या किया कि उसने उसके डिजिट को बदलकर लिख दिया, लेकिन यार बाकी के 9 नंबर तो उसने सही लिखे होंगे, बाकी के 9 नंबर सही लिखा, बस एक नंबर में उसने गलती किया क्या कि उसके डिजिट को बदल कर लिख दिया। तो 9 नंबर के योग में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, 9 नंबर उसने सही लिखा है, बस एक नंबर को उसने गलती से उसके डिजिट को बदल कर लिख दिया, तो का एवरेज जो है 3.6 बढ़ गया। तो देखिए यार 9 नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमने मान लिया कि 9 नंबर का जो सम आ रहा होगा वो कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि 9 नंबर को उसने सही लिखा तो 9 नंबर का योग कुछ आ रहा होगा, हमने मान लिया 9 नंबर का योग है के। और एक नंबर उसने एक्चुअल में था 10x + y, एक नंबर आप लोग पढ़े होइएगा ना बचपन में, संख्या का इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो संख्या 10x + y होगा। तो यार ये 9 संख्या का योग है इतना, ये एक संख्या इतना, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 9 और 1 10 संख्या का योग हो गया इतना, 10 संख्या का योग इतना, तो एवरेज कितना 10 से डिवाइड कर दीजिए। हुआ क्या, अगर ऐसा करता तो उसका रिजल्ट सही आना चाहिए था, पर उसने किया क्या कि संख्या के अंकों को बदल कर लिख दिया, तो 9 संख्या तो सही लिखा, तो उसका 9 संख्या का योग आना था के, पर एक संख्या के अंकों को बदल कर लिख दिया, यानी कि लिखना था 10x + y, पर लिख दिया 10y + x, तो ये 9 संख्या का योग और ये एक संख्या, तो 9 और 1 10 संख्या का योग इतना, तो एवरेज कितना 10 से भागा दे दीजिए, और एवरेज में जो अंतर आया ये कितने का आया 3.6 का। अब यार देखें एलसीएम हो जाएगा 10, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दें, आप लोग समझ जाइएगा यार। अगर इसको लिखिएगा, चाहे लिख ही देते हैं यार, कुछ बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे बाकी लोग तो यहाँ पे मेंटली ही कैलकुलेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस -x बराबर 36/10, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 10, 10 से 10 कैंसिल, k से k कैंसिल, 10x में से x घटेगा कितना 9x, y में से 10y घटेगा माइनस का 9y बराबर का 36, 9 कॉमन कर लीजिएगा तो x - y बराबर कितना 4,
तो कहा कि उस संख्या के अंकों का यानी डिजिट का डिफरेंस कितना, तो संख्या का डिजिट है x और y, इसका डिफरेंस कितना है 4। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यार, ये जो सवाल होता है ना इस टाइप का, ये फिक्स पैटर्न पे निर्धारित होता है। तो आप ऐसे सवाल को, बेसिक तो आप लोगों को पता ही हो गया, पर अगर ऐसा सवाल जब भी आए तो आप उसको करिए क्या, जैसे कहा कि एवरेज में 3.6 का अंतर है, तो डेसिमल को इग्नोर करिएगा और 9 से डिवाइड कर दीजिएगा 4। एक सवाल और इस तरह का आप प्रीवियस बनाते होइएगा, मिला होगा 1.8 एवरेज बढ़ गया, तो 1.8 बढ़ गया तो डेसिमल को इग्नोर करिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए 2, यानी कि डिजिट का जो डिफरेंस आना है वो कितने का होगा, 2 का होगा। क्लियर है बात? तो आप ऐसे कर सकते हैं, पर ये फालतू का चीज है, हम जैसे बेसिक कर रहे हैं वैसे हम लोग को करना है पेपर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 बराबर 0। बोला कि इसके मूल जो है अल्फा और बीटा हैं, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। देखिए यार, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आखिरी में 2 वैल्यू आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल, जिसमें एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। तो सवाल का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो यार इसके मूलों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी यानी कि माइनस 7 बट्टा ए 2। मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो सी बट्टा ए, सी बट्टा ए यानी माइनस 4 बट्टा 2 कितना, माइनस 2। अब सवाल कहा कि वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो यार अब देखिए नाउ, अब यार अल्फा स्क्वायर प्लस, तो कहा कि उस समीकरण वह समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो यार उस समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिएगा तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ओके, तो देखिए, तो यार अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 बट्टा 2, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के पावर इवन तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो 4 चौक 16, 9 6 15, 5 1 6, 65 बट्टा 4। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इस चीज को तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4। आपसे बोला इक्वेशन बताइए, तो देखें यार किसी भी क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखना है तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, मूलों का योग यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, 65 बट्टा 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना, 4 इक्वल्स टू 0। 4 से सब में गुना करिएगा तो ये 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 4 चौक 16 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, देखिए यार, कहा 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को यहाँ पे होना चाहिए, एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर बराबर अधिक है। का यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है। काफी आसान सा सवाल है।
कहा दो स्टेशनों के बीच का फासला 380 किलोमीटर है। कहा इन दोनों स्टेशनों से एक ही समय दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। कहा 2 घंटा चलने के बाद इनके बीच का फासला अब 126 किलोमीटर बच रहा है। यार आप बताइए, अगर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 2 घंटे तक चली, तो इनके बीच का फासला 126 किलोमीटर ही अब है। तो आप बताइए यार, टोटल फासला 380 किलोमीटर था, लेकिन 2 घंटे तक चलने के बाद इनके बीच का फासला 126 किलोमीटर बच रहा है, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? तो मेरे भाई 254 किलोमीटर फासला 2 घंटे में ये लोग तय कर लिया होगा। तो 2 घंटे में तय किया कितना दूरी? 254 किलोमीटर। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी पता है, तो आपको समय भी दिया है, और आप सबको पता ही है कि सर समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाप। तो समय बराबर दूरी अब है कि दूरी कवर किया कितना? 254 किलोमीटर बट्टा स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी, सर अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा। का एक की गति दूसरे से 7 ज्यादा है, तो दूसरा का गति अगर x है तो पहला का गति x प्लस 7 रहा होगा। अपोजिट डायरेक्शन तो चाल जुटेगा। 2 से 1 2 दूना 4 2 सते 14, x प्लस x कितना? 2x प्लस 7 बराबर 127। 7 उधर जाके घटेगा तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना? 60। एक का चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा का चाल इससे 7 ज्यादा 67 होगा, तो 67 और 60 ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीने में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या। यार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीना का कहा कि निर्मित स्क्रू का संख्या दिया है, और आप सभी को इसका एवरेज निकालना। तो इन 6 को जोड़कर 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। कर लेंगे ना यार आप लोग? चलिए आगे। कहा चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। देखिए यार, एक चार्ल्स है और दूसरी श्रेया है। का इन दोनों के एज में 6 साल का डिफरेंस है। तो यार चार्ल्स का एज अगर x ईयर है, तो श्रेया का जो एज होगा ये कितना होगा? 6 साल अंतर है, यानी x - 6 ईयर होगा। अब आगे कहा जब उन्हें 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी, तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना था। तो मेरे भाई 30 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। अगर चार्ल्स का परसेंटेज x वर्ष है, तो 30 साल पहले एज कितना होगा? x - 30। श्रेया का परसेंटेज x - 6 है, तो 30 साल पहले श्रेया का एज कितना होगा? इतना। अब कंडीशन क्या दिया है कि चार्ल्स की उम्र का 4 गुना जो है उतना है जितना श्रेया के उम्र का 5 गुना। का चार्ल्स के उम्र का 4 गुना और श्रेया के उम्र का 5 गुना जो है ये आपस में बराबर है। इसको सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, और जिसका एज पूछेगा आप निकाल लेंगे। देखिए आगे कहा 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है, और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी? देखिए यार 6 माही का केस है, 6 माही है तो आप सबको पता ही है कि रेट आधा हो जाएगा। 20% है तो रेट आधा कितना? 10% हो जाएगा। और टाइम 18 मंथ है तो रेट आधा और टाइम 2 गुना होता है, तो 18 दूना 36 मंथ हो जाएगा। 36 मंथ कहने का मतलब 12 या 36 3 ईयर, तो रेट 10%, टाइम 3 ईयर। और आपको पूछा क्या है कि वह राशि कितनी होगी यानी अमाउंट निकालना है। तो आप जानते हैं यार 2000 रुपया 10% के दर से 3 सालों में हो जाएगा कितना? तो 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 3 साल है, 3 बार गुना, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए कहा 3 नल PQR द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का रेशियो 2:1:6 है। कौन सा नल सबसे तेज है? तो देखिए यार P नल जो है पूरा टंकी को 2 घंटे में भर देता है।
क्यू जो है 1 घंटे में और आर 6 घंटे में भरेगा। का सबसे ज्यादा तेज कौन है, मीन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है? तो मेरे भाई जिस नल को सबसे कम टाइम लग रहा होगा उसी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो का क्यू नल जो है पूरा टंकी 1 घंटे में भरेगा, यानी क्यू नल को सबसे कम टाइम लग रहा है। क्यू नल का टाइम सबसे कम है, मीन्स इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, अर्थात ऑप्शन सी। का 4 संख्या WX/Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। WX/Z को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी W से बड़ा X, X से बड़ा है Y और Y से बड़ा है Z। तो सबसे छोटा नंबर W है और सबसे बड़ा नंबर क्या है, Z है। सवाल में कहा सबसे छोटी 3 संख्या का एवरेज। सबसे छोटी 3 संख्या W, X और Y का, इन तीनों का जो एवरेज है 22 है, तो इन तीनों का योग 22 तिया 66 का। सबसे बड़ी 3 संख्या का योग, सबसे बड़ी 3 संख्या XYZ है, तो का इन तीनों का जो औसत है 28 है, तो योग कितना 3 गुना 28 84। अब मेरे भाई इन दोनों इक्वेशनों को आप घटा दीजिए। तो देखिए यार, यहाँ कटेगा x से x कट गया, y से y कट गया, तो ऊपर z माइनस W बराबर क्या बच गया 8। 18 क्लियर है। का आंकड़ों का प्रास क्या होगा, तो आपको पता है पहले भी हमने बताया कि प्रास होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या है z और छोटी संख्या है W, तो z माइनस W बराबर वैल्यू क्या है 18। तो ऑप्शन नंबर बी। का पूनम, जीवन और जलील किसी काम को 30, 20 और 60 दिन में करेंगे। 3 वर्कर है यार, पानू है, सॉरी पानू, और एक है जीवन और तीसरा है जलील। का पानू पूरा काम 30 दिन में, जलील 20 दिन में और जीवन 20 दिन में और जलील 60 दिन में। तो 30, 20, 60 का एलसीएम 60। 30 दूना 20 तिया 60 एकम। अब आगे कंडीशन दिया है कि जीवन ने काम करना शुरू किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील जो है उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। तो उस काम को पूरा करने में कितना समय? देखिए यार, कहा कि जीवन जो है काम करना चालू किया और पानू एवं जलील ने उसको हर तीसरे दिन मदद किया। कहने का मतलब हुआ कि जीवन जो है ये मेन वर्कर है, ये कंटिन्यू काम कर रहा है और हर तीसरे दिन पानू और जलील जो है इसको मदद करने आ रहा है। मतलब जीवन जो है जी फॉर इसको जी से डिनोट कर देते हैं और इसको पी से, और ये है जे। तो यार जीवन जो है पर काम करना प्रारंभ किया, पहला दिन किया, दूसरा दिन किया और तीसरा दिन जीवन को मदद करने कौन आ गया, पानू और जलील। फिर चौथा दिन जीवन अकेले काम करेगा। तो यार यहाँ से ऑर्डर रिपीट होने लगा, तो 3 दिन में किया गया काम पहले निकाल लीजिए। जहां से ऑर्डर रिपीट होना चालू हो जाए लिखना बंद कर दीजिएगा। ये जीवन पहला दिन काम किया 3 काम, दूसरा दिन भी जीवन अकेले रहा 3 काम, तीसरा दिन जीवन, पानू और जलील तीनों मिलकर काम किया। तो जीवन जो है 3 काम, पानू 2 काम और जलील 1 काम। तो 3 और 2 5 1 6, 6 3 9 और 3 12, 3 दिन में 12 काम, 3 दिन में 12 काम। तो 12 में कितना से गुना करे कि 60 के बराबर हो जाए, 5 से, तो 12 पचे 60। तो 5 से टाइम के यूनिट में गुना करिए तो 5 तिया 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्या का अनुपात कांस्टेंट है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। का नीले गेंद की संख्या 54 है तो लाल गेंद की संख्या, देखिए यार सिंपल सा ही सवाल है कि रेड बॉल का संख्या दिया है 44 और कहा कि नीले गेंद की संख्या, ब्लू बॉल का जो संख्या है ये आपको दिया है 36। तो रेड बॉल का संख्या अगर 44 है तो ब्लू बॉल का संख्या 36 है। आपसे सवाल बोला कि अगर ब्लू बॉल की संख्या 54 है तो रेड का संख्या क्या होगा, हमने मान लिया x। रेड ऊपर है तो ऊपर रेड लिए हैं, नीचे ब्लू है तो दोनों जगह नीचे ब्लू लिए हैं। अब 18 दूना 36, 18 या 54, 2 से 22 दूना 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर कितना 66। ऑप्शन ए।
देखिए का पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, यानी पी और क्यू दोनों के पूंजी का ये रेशियो दिया है 5:13। पी का पूंजी है 5 यूनिट और क्यू का पूंजी है 13 यूनिट। का क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि कितने समय तक बिजनेस में लगा रहा। यार आप सभी को पता है कि लाभ जो होता है ये पूंजी गुना समय होता है। लाभ क्या होता है? पूंजी गुना समय। तो का पी का पूंजी है 5 यूनिट और आपसे बोला पी का पूंजी बिजनेस में कितने समय तक रहा, तो हमने मान लिया टी समय तक रहा। तो पी का पूंजी गुना पी का समय, ये पी का प्रॉफिट हो गया, बट्टा का क्यू जो है पूरा पूंजी 6 महीने बाद निकाल लिया। तो इसका मतलब यह है कि क्यू का पूंजी बिजनेस में 6 महीने तक रहा। तो क्यू का पूंजी गुना क्यू का समय, ये क्यू का लाभ हो गया। और दोनों के लाभ का रेशियो दिया है कितना? 25:26, यानी 25/26। तो 13 दूना 26, 2 तिया 6, 5×5 = 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3×5 = 15 माह, यानी पी का पूंजी बिजनेस में रहा 15 माह तक। देखिए का एक दुकान जो है सप्ताहांत में 60% छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे, ये सवाल में पूछा। देखिए यार एक कमीज है जिसका कुछ ना कुछ तो प्राइस रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रेट रहा होगा, का उस पर 60% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन रविवार के दिन जो है कहा कि उसमें 10% एक्स्ट्रा छूट देने की बात किया है। कहा कोई कमीज था, पता नहीं उसका कुछ प्राइस रहा होगा, उस पर 2 डिस्काउंट मिल रहा है। कहा 60% छूट पर कपड़ा बेच रहा है, कहा रविवार के दिन जो है आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपने रविवार को वो कमीज 36 रुपए में खरीद ली। तो मान लेते हैं यार कमीज का कीमत है 100 रुपया, 60% डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? 40%, अर्थात 40/100 में। का रविवार के दिन 10% और डिस्काउंट मिला, 10% छूट दिया तो दिया कितना? 90/100 में। पर फाइनली आपको मिला कितना में? 36 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36 से 36 कैंसिल, तो x बराबर 100, यानी कमीज का ओरिजिनल प्राइस है कितना? 100 रुपया। सवाल का उसी महीने के मंगलवार को अगर वो कमीज खरीदते तो कितने पैसे ज्यादा देने होते। देखिए यार रविवार को आप खरीदे तो 36 रुपए में ही वो कमीज आपको मिल गया, पर अगर आप जनरली उस कमीज को खरीदते ना यार तो उसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते, पर रविवार को 36 रुपए में ही मिल गया। अगर जनरल खरीदते, जनरली अन्य दिन यानी मंगलवार को खरीदते आपको 100 रुपए देने होते, यानी कितना रुपए एक्स्ट्रा देना होता? रविवार को 36 दिए, मंगलवार को खरीदते 100 देने पड़ते, कितना एक्स्ट्रा देने पड़ते? 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा कि x बराबर a cos थीटा इंटू cos फाई, y बराबर a cos थीटा इंटू साइन फाई और z बराबर a साइन थीटा दिया तो x² y² z² का वैल्यू पूछा। देखें यार जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अलजेब्रिक फॉर्म में दिया है तो आप इसको बेसिक तरीके से ना करके वैल्यू पुटिंग से कर लें। तो यहाँ पे एंगल का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जो दिल करे वो ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा एंगल मत ले लीजिएगा जिससे कि रिजल्ट इनफाइनाइट बन जाए। इसके अलावा जो दिल करे वो ले सकते हैं, 30, 90 जो मर्जी वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी 30, 90 लेंगे तो सवाल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप करिए क्या कि थीटा बराबर 45 डिग्री ले लीजिए और फाई बराबर भी 45 डिग्री ले लीजिए, इससे भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए 27 नंबर देखिए। का त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण भी 90 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। का कोण बी जो है ये 90 डिग्री है। का एसी कर्ण है। का डी उसका परिकेंद्र है। सुनिए यार परिकेंद्र जो होता है क्या कि बाह्य वृत्त के केंद्र बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। बाह्य वृत्त का जो सेंटर होता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। और राइट एंगल के केस में, समकोण त्रिभुज के केस में बाह्य वृत्त का जो परिकेंद्र होता है ना वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। जैसे ये बाह्य वृत्त है,
आप लोग समझ जाइएगा यार, ये वृत्त है ना, इस पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यार ये चीज तो आपको पता है कि राइट एंगल का जो कर्ण होता है वो बाह्य वृत्त का व्यास कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो कर्ण होता है ये बाह्य वृत्त का व्यास कहलाता है। और बाह्य वृत्त का जो सेंटर होता है ना, बाह्य वृत्त का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मिड पॉइंट होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो बाह्य वृत्त का परिकेंद्र होता है। तो सवाल कहा कि बाह्य वृत्त का जो परिकेंद्र है वो डी है, परिकेंद्र डी है, यानी कि कर्ण का मिड पॉइंट डी है। सवाल का ए बी बराबर 3 है, BC बराबर 4 है, तो BD का वैल्यू निकालना, ये BD निकालना है। तो आप बताएं राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 ये 4, तो ये कर्ण हो जाएगा कितना, 5 ट्रिपलेट, 5 ही ट्रिपलेट याद होगा, 3 4 5, तो ये 5 है, पूरा 5 है। और ये D मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा 2.5, ये भी कितना 2.5। अब देखें यार, ये D अगर मिड पॉइंट है यानी सेंटर है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ये रेखा रेडियस, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ये रेडियस, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ये रेडियस, तो ये रेडियस है तो सब बराबर होगा, ये ढाई, तो ये वाला भी ढाई, यानी कि BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा उपरोक्त चित्र क्लास के उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तीनों भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश व जापानी का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। यार तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन करने वाले टोटल बच्चे, तो तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन करने वाले ये 4 बच्चे ही है ना यार, ये 4 कॉमन पार्ट है, यानी कि 4 तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय कर ली। आधी यात्रा टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो आधा दूरी यानी कि 60 किलोमीटर दूरी जो है 3/5 समय, तो 15 टोटल टाइम है 3/5 यानी कि कितना 9 घंटे में कवर कर गया है। अब कहा कि बचे हुए समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसके चाल। तो मेरे भाई टोटल 120 किलोमीटर फासला है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कितना 60 किलोमीटर। अब ये 60 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसके पास टाइम कितना बचा, टोटल टाइम था 15 घंटा, 9 घंटा तक चल लिया, तो शेष टाइम बच रहा है क्या घंटा, 6 घंटा, यानी कि अब 6 घंटा में उसको 60 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो उसका स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होता है दूरी बटा समय, दूरी है 60 किलोमीटर, टाइम है 6, 60/6 यानी 10 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन सी। देखिए यार कहा इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका जब भी निकालने को बोले, कोई सीरीज आपको दे देगा उसका माध्यिका निकालना है, तो पहले उस सीरीज को आरोही क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो इस सीरीज को पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो बढ़ते क्रम में यार सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे सर निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा, तो -5 सबसे छोटा नंबर है, -5 के बाद -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 फिर 5, 5 के बाद 7 फिर 10। टोटल क्या नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। अब इसका माध्यिका बोला, तो माध्यिका होता है बीच वाला नंबर का एवरेज, माध्यिका यानी बीच वाला नंबर। तो यार 10 नंबर है, तो 4 नंबर इधर से हटा दीजिए और 4 नंबर इधर से हटा दीजिए, बीच में बच गया 1 और 4, तो इसका एवरेज निकालिएगा, तो 1 + 4/2, 5/2 यानी 2.5। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद। और कल जो गुस्ताखी हुआ उस गुस्ताखी की माफी चाहते हैं यार। चलिए, और आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा यार, जो लोग भी नए होंगे उनको थोड़ा चैनल से जोड़ दीजिएगा आप लोग।